Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Masters Academy, and in this video we are going to review O Levels MCQ paper number 11 May June 2025 paper, and the paper code is 5090. So let's hop on to the first question. So simply the first question is about the diagram shows a plant and what is the function of the cell. तो हमें सबको पता है कि this is a root hair cell and the main function of the root hair cell is to absorb water. It simply increases the surface area for the maximum absorption of the water in the roots from the roots in the soil. तो हम सबसे पहले एक्सक्लूजन मेथड, जब भी हम इसके ऊपर एक्सक्लूजन से करें, अच्छा फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, ठीक है, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा अब हमने टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं हो सकता, स्टोमेटा का काम है। अब ये दो ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है, टू कैरी द मिनरल्स अलोंग द स्टेम, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिकली ऑफ द जाइलम जाइलम वेसल्स। सो हमने इसको भी क्रॉस कर दिया, स्टेम देखो उसने स्टेम को कर दिया ना, तो यहाँ से इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया इसने हमें जाइलम से। एंड द लास्ट वन इज टू टेक इन वाटर, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा अब नीचे मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन भी बता दिया है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट डज दिस डायग्राम शो। अच्छा अब हमें दोबारा एक्सक्लूजन मेथड से करेंगे, ठीक है। वी हैव सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ बोथ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर मेनली प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, वी आर गोइंग टू कट दिस थिंग। राइबोसोम्स हमारे पास दोनों होते हैं, प्लांट्स में भी है हमारे पास, बैक्टीरिया में भी है, एंड वी आल्सो हैव राइबोसोम्स इन एनिमल्स, बट द डिफरेंस इज ऑफ देयर साइड बाय कांस्टेंट, ठीक है। वी हैव 70s एंड 80s। अच्छा अब वो अलग बात है, अब इसने सिर्फ राइबोसोम मेंशन किए हैं ये दोनों में, सो इट इज़ आल्सो नॉट एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द डायग्राम। अच्छा सेल वॉल, अच्छा सेल वॉल से भी एक चीज़ कंफर्म हो गया कि ये एनिमल सेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल इज स्पेसिफिक फीचर टू नंबर वन बैक्टीरियम एंड नंबर टू प्लांट सेल्स। अच्छा वायरस की ऑप्शन ये भी एक्सक्लूड है, क्योंकि वायरस में हमारे पास प्रोटीन कोड, कैस्पिड, कैस्प्रोमेयर और बहुत सारी कहानी है, तो सेल वॉल ने हमेरी हेल्प की है। अच्छा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बैक्टीरियम एंड प्लांट सेल वी आर गोइंग टू गो फर्दर। डीएनए ये भी दोनों में होता है, एंड द प्लाज्मिड, बट व्हाट इज अ प्लाज्मिड? अ प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, जो कि बैक्टीरियम में स्पेशली प्रेजेंट होता है। और ये काम क्या करता है, इट्स मेन फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन बायोटेक्नोलॉजी में है कि ये एज अ वेक्टर यूज करते हैं इसको। सो दैट्स इट वाज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो उस सबसे हमारे जो ऑप्शन चूज किया है वो है बी, दैट इज बैक्टीरियम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ जेंटल एक्सप्लेनेशन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी वो मैंने टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर दी, यू कैन स्टिल, ये देखिए प्लाज्मिड आर प्रेजेंट एज एन एक्स्ट्रा लूप्स ऑफ डीएनए, ठीक है। एनिमल भी एब्सेंट है, प्लांट में भी एब्सेंट है, वायरस में भी एब्सेंट है। प्लाज्मिड सबसे मेन चीज थी जिसने हमें इस चीज तक पहुंचने में हेल्प किया कि दिस डायग्राम इज ऑफ एन बैक्टीरिया सेल। लेट्स गो फर्दर। सो द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर फाउंड इन अ सेल एक्स। अच्छा सबसे पहले हमने, दिस इज अ वेन डायग्राम, एंड हमने सबसे पहले इसको रीड कैसे करना है, दिस इज एक्स। नाउ व्हाट इज द एरिया दैट इज इंक्लूडेड इन दिस एक्स एरिया, लेट मी मार्क इट, यहां से सारा, ओके, एंड दिस बॉर्डर एंड देन दिस वन, ये जितना मैंने ग्रीन किया है ये सब एक्स है। मार्क माई वर्ड, जो ये पार्ट, अब जो जिस पार्ट को मैं रेड में करने लगा हूँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट प्लांट और द स्ट्रक्चर सेल एक्स, ठीक है, ये रेड एरिया सेल एक्स में नहीं आ रहा। हाँ अब यही चीज़ थी इस एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास साइटोप्लाज्म भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और न्यूक्लियस नहीं है इस सेल एक्स में, ठीक हो गया। इस ये देखो ये पार्ट एक्सक्लूडेड है सारा जो मैंने ब्लैक किया, तो न्यूक्लियस नहीं है। सो वी नो लिवर सेल्स हैव न्यूक्लियस, रूट हेयर सेल हैव न्यूक्लियस, and the xylem, and the xylem cell, यस, न्यूक्लियस की वजह से हमें ये चीज़ कन्फर्मेशन हुई है कि जो हमारे पास अपना रेड ब्लड सेल हैं, ये जब पैदा होते हैं, प्रोइथ्रोब्लास्ट इनको कहते हैं, प्रोइथ्रोसाइट्स कहते हैं इनको, तब इनमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब ये मैच्योर कर जाते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एज अ कॉमन रेड ब्लड सेल या आरबीसी की शेप इख्तियार करते हैं, तो तब इनके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। और न्यूक्लियस खत्म होने की वजह ये है कि इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, दैट इज 97% ऑफ द रेड ब्लड सेल, एंड दैट 97% ऑफ रेड ब्लड सेल इज कंपोज्ड ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। यही वजह है कि हमारे पास न्यूक्लियस मेच्योर आरबीसी में नहीं होता। अच्छा अब दिस इज द एक्सप्लेनेशन, लीवर सेल हमने क्यों नहीं यूज़ किया, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, तो ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस डायग्राम से हमें ये साफ पता चल रहा है कि एक्स के पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो ये उसकी तीनों शर्तों में पूरा नहीं हो रहा। अच्छा अब बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, रेड ब्लड सेल तो हमें पता चल गया ना कि ये है, रूट हेयर में साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है, तो मैच नहीं बन रहा।
जाइलम वेसल्स के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है, वी हैव स्पेसिफिक सैप इन इट, और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है और न्यूक्लियस भी नहीं है, वी हैव वेसल जेल्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, ये सिंपल एमसीक्यू था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गन? डाइजेस्टिव सिस्टम में सिस्टम आ रहा है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जिसके अंदर हमारे पास इसोफेगस है, देन स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये वो। तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स नॉट एन ऑर्गन। आई इज एन ऑर्गन, ब्लड इज अ टिश्यू, ब्लड एंड न्यूरॉन इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक सेल, ठीक है। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लाइक नथिंग टू वरी अबाउट इट। Now moving toward the next MCQ, a new type of small vertebrate with lungs is discovered. So we are going to mark the important information. There is a small vertebrate and lungs are found in it. So it can live on both. It can live on land. ठीक है, इससे हमें एक चीज कंफर्म होगी, क्योंकि अगर गिल्स होता तो it would be specific for aquatic animals. ठीक है, this is identified as an reptile. Which vertebrate in the key is a reptile? ठीक है, अब ये देखो उसने एक lineage बनाई हुई है. Vertebrate with lungs, body temperature varies with the temperature. So we know that these are not endothermic, they are they are poikilothermic, like they can change their body temperature depending on the surrounding, ठीक है। तो इसके बाद हम इस तरफ जाएंगे, तो सी एंड डी आर ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें देखो, अब रेप्टाइल्स हैं, कॉमन सेंस, दैट इज द मोस्ट रेयर सेंस, ठीक है। स्किन विद फेदर, कोई रेप्टाइल हमने ऐसा नहीं देखा, बर्ड्स की होती है स्किन विद फर, ये भी हमारा कोई इस तरह का रेप्टाइल हमने नहीं देखा। नाउ वी आर लेफ्ट विद मॉइस्ट स्मूथ स्किन एंड स्किन विद स्केल्स। अच्छा, जो स्मूथ स्किन है, इट इज अ फीचर ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, आई एम टाइपिंग AMP फॉर देम। लेकिन जो वो हमारे पास स्केल्स हैं, रेप्टाइल, स्नेक इज अ रेप्टाइल, इट हैज स्केल्स ऑन देम, तो इसकी वजह से हमारे पास हमने जो स्केल्स वाली ऑप्शन है इसको चूज किया। अच्छा, अब आप नीचे देख रहे हैं, मैंने रीजनिंग भी दे दिया, ठीक है। इट इज अ वर्टेब्रेट विद लंग्स, दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रेप्टाइल, इट बॉडी टेम्परेचर वेरीज, दैट इज आल्सो नोन एज एक्टोथर्मिक एनिमल्स, एंड दे बॉडी हैव स्केल्स। सो ये तीन चीजें जा रही हैं हमारे पास रेप्टाइल्स की तरफ। Moving towards the MCQ number 6, molecules and ion can be moved into and out of the cell by active transport. Which statement about active transport is not correct? Statement number 1 is active transport takes place only in plants. This is incorrect option, ठीक है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास एनिमल्स में भी है, ह्यूमन सेल में भी है, बॉडी में भी है, ठीक है, क्योंकि वी हैव ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय द यूज ऑफ ATP। आप MBBS में पढ़ेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब बाकी स्टेटमेंट को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, तो लेट्स गो, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट जो है हमारी इस स्टेटमेंट के हक में जा रही है। Now moving toward the 7 MCQ. Frogs are amphibians who have a partially permeable skin. They live in and near water such as lake marshes where the water contain a low concentration of mineral ions. They absorb any water they need through their skin. ठीक है. Biologists are concerned that frog living near the coast will be endangered if global warming leads to rise in sea level. Seawater contains high concentration of mineral salt. अच्छा, अब इसको समझने की वाली बात है। ये हमारे पास है सी वाटर, ये हमारे पास है फ्रॉग का पानी, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्विलिब्रियम, हमारे पास इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, एक्विलिब्रियम हमारे पास एक इकोसिस्टम बन गया। सी में हमारे पास साल्ट ज़्यादा है, वाटर, ठीक है, ये कम है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो ये क्या कहता है, व्हाट वुड हैपन टू फ्रॉग इफ देयर हैबिटेट बिकम्स फ्लडेड विद सी वाटर। अच्छा, अब सी वाटर फ्रॉग्स के हैबिटेट में दाखिल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रॉग की स्किन, ये जो फ्रॉग का इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो बाहर हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर से सी वाटर में कन्वर्ट होगी। अब बाहर की इन्वायरमेंट में हमारे पास नमक यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ द सल्यूट इज मोर इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, ऑस्मोसिस की वजह से जो फ्रॉग का अपना पानी है ना, जो इंटरनल, जो उसने इक्विलिब्रियम और होम्योस्टेसिस करके अपने पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रखी हुई है, वो डिफ्यूज आउट करना शुरू हो जाएगा बाहर साल्ट वाटर के पास, ठीक है। क्योंकि पानी ऑस्मोसिस के थ्रू हमेशा वहीं जाता है जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट दैट हैज़ लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी है ऑस्मोसिस की, पानी वहाँ से जाता है जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, और वहाँ उस इन्वायरमेंट में जाता है जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो सोल्यूट इस केस में हमारे पास है सॉल्ट,
ठीक है, और सी वाटर में साल्ट ज़्यादा है, सल्यूट ज़्यादा है, तो पानी फ्रॉग की इंटरनल बॉडी से सीप आउट करके सी वाटर की तरफ जाना शुरू कर देगा। व्हाट वुड हैपन टू द फ्रॉग इफ दे हैव, ठीक है, अब वाटर वुड मूव इनटू द फ्रॉग बाय ऑस्मोसिस, नहीं ये हमारे गलत हो गया। मिनरल्स आयन वुड मूव आउट ऑफ द फ्रॉग बाय डिफ्यूजन, नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आउट ऑफ द फ्रॉग यहाँ पे पहले ही साल्ट ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन को और ज़्यादा करने के लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, डिफ्यूजन से नहीं होगा। वाटर वुड मूव इनटू द फ्रॉग बाय डिफ्यूजन, नहीं ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि बाहर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर कम है। वाटर वुड मूव आउट ऑफ द फ्रॉग बाय ऑस्मोसिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सो वी आर गोइंग विद द डी ऑप्शन। ओके, अब इसकी रीजनिंग भी मैं नीचे दे दी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। दैट्स अ सिंपल एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8। We know lock and key model and induced and fit model. So like this is a wedge here and then there is a rectangular shape. So इनमें से देखें, this is a double wedge shape and this is a circular shape and this is a double rectangular, so all of these are incorrect. So देखने से पता चल रहा है that option A is the correct one. So let's move to the next MCQ. So the enzyme amylase, ठीक है, amylase क्या करता है, हमारे पास ब्रेकेज ऑफ ग्लूकोज करता है। ठीक है, ओके, तो amylase क्या करता है, हमारे पास ब्रेक डाउन करता है स्टार्च की इनटू माल्टोज। दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यू, सो लेट्स रीड द statement further. The effect of different pH on the time it took for this breakdown to occur when all other variable were controlled was investigated. The graph shows the result of the investigations. Okay, let's move towards the graph. अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ पीएच है, वी हैव द ग्राफ बिटवीन द इफेक्ट ऑफ पीएच, लाइक दिस इज द इफेक्ट ऑफ पीएच and the time it took, not the rate of reaction. If this it would be a graph between the rate of reaction and the pH, then we will choose this option. But यहाँ पे वो पूछ रहा है टाइम, लाइक कितनी पीएच पे कितना टाइम यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हिसाब होगा कि सब ये देखें, ये टाइम हमारे पास वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अब वाई एक्सिस में जितना पॉइंट ऊपर को एलिवेटेड होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखें, दिस इज द मोर टाइम। ठीक है, यानी कि पीएच हमारे पास कम है तो टाइम ज़्यादा लगा है। दिस मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज कम एट दैट स्पेसिफिक पीएच, बट वी आर गोइंग टुवर्ड द ऑप्टिमल पीएच, दिस इज दिस पॉइंट। अब ऑप्टिमल पीएच में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई, so the time taken by the reaction will be low. So this indication, let me just color it in black. So this point indicates that the pH is optimal and the time taken for the reaction to complete is less. So we are going to pick that D option. So if on the other hand the graph would be between the rate of reaction and the pH, तब हमने A option को choose करना था. It was the twist in this MCQ कि उसने जो variables हैं उनको आपस में change कर लिया, उसकी वजह से ग्राफ की shape ही फर्क हो गई है। So just be careful while reading the MCQ statement and specifically the variables that are given in the graph. So let's go. अब ये देखें दोबारा, रीजनिंग में दे दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। Now moving towards the MCQ number 10, what are the features of the enzymes? A basic feature of the enzymes, we know they are specific, act on a specific substrate, that is true. They are carbohydrates, no, they are protein in nature. They are catalyst, yes, we can mention it. They are involved in some, but not all metabolic reaction, no. In the definition of the metabolic reaction is simply all the reaction taking place in a living organism or a living being that are being controlled, like controlled in a sense can be expedited or can be reduced by the use of specific globular protein that are called an enzyme. So enzyme ki presence is a benchmark for metabolic reactions. So this statement is wrong. But on the other hand, I want to mention one more thing. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कोई भी ऐसा मटेरियल है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दैट कैन एक्सपीडाइट अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, इन अ बॉर्न हैबर साइकिल in which we prepare ammonia from nitrogen and hydrogen, we use iron as a catalyst. But that iron that is used in that very specific reaction is not a enzyme, because enzyme will always be a globular protein that is assisting a chemical reaction, biochemical reaction that is taking place in a metabolic body. Okay, so I can conclude a statement: okay, all enzymes are catalysts, but not all catalysts are enzymes. So what I am concluding from this statement is कि catalyst क्या है? Catalyst, this C represents catalyst. Catalyst is a large group of organic, inorganic, metals, proteins, all that by substances that can expedite a chemical reaction. Okay, these are catalysts. But जो enzymes हैं, enzyme थोड़े specific हैं, ये enzyme है। तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया इसकी। ठीक है, आप इसको ध्यान में, अगर यहाँ पे हमारे पास और कोई थ्री में थोड़े बहुत हेर फेर होते तो फिर हम इसको देखते हैं। लेकिन दिस स्टेटमेंट, दे आर कैटलिस्ट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
But if there would be a statement that all catalysts are enzyme, then it would be a wrong one. तो आपने इसका क्या करना है? Now diagram shows the transfer section of a leaf. So you have to simply memorize that specific picture. I'm using it as a reference. You know about everything in this picture. This is the upper epidermis, this is the mesophyll, and this is the spongy mesophyll, the palisade mesophyll, the wax cuticle that prevents the evaporation, and then we have guard cells. So remember, the guard cells are filled with chloroplasts, and you can observe here. So where photosynthesis can occur, the places where chloroplasts are present. तो इस पूरी डायग्राम को अपने ध्यान में रखना है. We can, ये देखो पहली साइड में हो सकती है हमारे पास, स्पॉन्जी मेसोफिल में हो सकती है बट नॉट दैट मच, ठीक है, और गार्ड सेल विद द क्लोरोप्लास्ट इन दो जगहों पे हो सकती है. सो यू गो बैक टू योर क्वेश्चन डायग्राम, और इससे हमें साफ पता चला कि जी एंड एम आर द प्लेसेस. जी इज palisade mesophyll tissues and then the M is the guard cells. ठीक है, so this MCQ is done. Now move towards the next one. अच्छा, which transfer section of the photomicrograph shows the position of xylem and phloem in a non-woody dicotyledonous stem? So ये भी आपने again आपको पता होगा मोनोकॉट डाइकॉट में फर्क, एक सीड वाला मोनोकॉट है, फाइब्रस रूट्स हैं, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट ऑल इन दिस स्पेसिफिक रिव्यू, वो आप बाकी वीडियो से देख लीजिएगा. एंड सो इस सब से हमें मालूम होता है कि जाइलम जो होते हैं, जो डाइकॉट में, वो बाहर होते हैं, एंड द फ्लोएम आर, सॉरी, जाइलम अंदर की तरफ होते हैं, फ्लोएम बाहर होते हैं. सो दिस वन इज एमसीक्यू नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एमसीक्यू नंबर 13. ये सारी उसने असेंबली दी है. वी हैव अ लीफी शूट हियर एंड देन देयर इज अ एयर बबल दैट इज बीइंग मेजर्ड बाय द यूज ऑफ अ स्केल, एंड ये सब कुछ है, ठीक है. इसकी उसने एक्सप्लेनेशन दी है. दे द स्टूडेंट सेट अप एन apparatus टू मेजर द अपटेक ऑफ द वाटर. अच्छा, अब मेजर क्या करें? अपटेक ऑफ वाटर बाय अ लीफी शूट. they recorded the position of the air bubble at the start. This is the starting position and here it is being recorded कि शुरू में एयर बबल कहाँ पे आया है. एक मिनट, हाँ जी. And then they observed the apparatus for 10 minutes and recorded the distance traveled by the air bubble at 1 minute interval. यानी कि अब मैं आपको समझा दूँ हो क्या रहा है. लीफी शूट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, ठीक है. अब ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स हर 1 मिनट के बाद एक एयर बबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. कितनी देर तक के लिए? फॉर 10 एग्जैक्टिव मिनट्स, ठीक है. अच्छा, अब ये एयर बबल आगे क्यों जाएगा? क्योंकि लीफी शूट है, ठीक है, इट इज़ डूइंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की वजह से हमें पानी भी चाहिए होता है, ठीक है. इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड इसकी वजह से जो रूट्स हैं वो पानी और भी खींचेंगे नीचे से. दैट्स द होल कोहेरेंट टेंशन थ्योरी इफ यू रिमेंबर, ठीक है. वो सब मेंशनड है, आप उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा. आई एम जस्ट मेंशनिंग द थ्योरी दैट इज बीइंग यूज्ड हियर. सो नाउ दे देन स्विच ऑन अ फैन, ठीक है. यानी अब देखो फैन चल पड़ा यहाँ पे. एक मिनट, लेट मी मेक अ फैन, जस्ट इग्नोर माय ब्यूटीफुल ड्राइंग, ठीक है. अब ये फैन चल पड़ा, ठीक है, इससे हवा आ रही है, ठीक है. हवा यानी कि हमारे पास जो आउटफ्लो ऑफ एयर है वो ज़्यादा हो गया towards the leaf shoot and recorded distance traveled by the air bubble from the start each minute for another 10 minutes. अच्छा, अब स्टूडेंट्स ने किया, स्टूडेंट्स ने अपना एक पंखा ऑन कर दिया, ठीक है, और वो दोबारा इसी एयर बबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं 10 मिनट लगातार, हर 1 मिनट के वक्फे के बाद. विच ग्राफ वुड दे ड्रॉ? अच्छा, अब पंखा चलाने से क्या हो रहा है? पहले हमारे पास जो कंसनट्रेशन ऑफ एयर या जो अपटेक ऑफ एयर थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, विंडी नहीं था इतना. लेकिन दूसरी तरफ एक तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ फैन के ऑन करने से, और दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट, बाय द क्वाइजेंट टेंशन थ्योरी द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज इफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज विंडी, जस्ट एज इन द सेकंड केस, ठीक है. अब क्या हुआ? इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, पंखा तेज़ है, हवा तेज़ है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो गई है, और नीचे से उसी मुवाफिक जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है या रेट ऑफ बबल है वो ऊपर जाने को शुरू हो जाएगा, तेज़ी से आगे जाएगा, ठीक है. तो ग्राफ कैसा बनेगा? पहले थोड़ा कम स्टीप, लाइक पहले भी बबल आगे जा रहा था बट नॉट दैट मच, ठीक है. इधर आके रुक गया. आई एम यूजिंग माउस एंड आई एम नॉट दैट मच easy using it, but just observe the concept here. हाँ, ये देखिए, पहले ऐसे स्टीप, ठीक है, कम स्टीप. अच्छा, अब ग्राफ का याद रखिएगा, जो ग्राफ जितना एक्स एक्सिस के करीब होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है. और उसके बाद आपने पंखा ऑन किया इस पॉइंट पे, और वहीं से जो हमारा रेट है ये देखिए, ये ज़्यादा हमें शो देगा. दिस विल बी द specific picture of the graph. So we have to locate it and mark it as our correct option. So let's go down.
हाँ विच देखो वही डिस्टेंस वही पूछ रहा है, डिस्टेंस और मिनट्स किस तरह ज़्यादा, इस तरह ये देखिए यहाँ तक पंखा बंद था और यहाँ पे उसने पंखा ऑन कर लिया. सो इट वाज जस्ट हाउ टू रीड अ ग्राफ, नॉट दैट मच डिफिकल्ट. Now let's move towards the MCQ number 14. The percentage of the each of the gases inspired and expired air are measured when a student is resting and when he is exercising. So we know resting में we have a gentle breathing rate, ठीक है, और ऑक्सीजन भी कम यूज़ होगी, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दैट कंडीशन व्हेन वी आर डूइंग हैवी एक्सरसाइज. ऑन द अदर हैंड रेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इनहेल्ड एयर में कम होती है 0.04, दैट्स जस्ट 0.04 ऑफ द टोटल एयर. अच्छा जो नाइट्रोजन है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सो वी कैन जस्ट सिंपली कट दैट इन्फॉर्मेशन, छोड़े इसको. नो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खेल है. आप ये पढ़ते हैं हम इसको कहता है कि ये आपको टेबल पता है, मुझे भी याद है 2116, ठीक है, इस तरह 0.04 एंड 5.04, ये वैल्यूज़ अगर आपको पहले से याद है क्योंकि ये एज नॉलेज एमसीक्यू भी आ जाती है तो जहन में रखें, अगर नहीं है तो आप कर लें. नाउ फ्रॉम द डाटा विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. The difference between the percentage of the carbon dioxide in expired air when exercising and the expired air when resting is 1.5. तो आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया कि डिफरेंस कितना है, ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यू नंबर बी. सो एमसीक्यू नंबर बी में इट सेज दैट व्हेन रेस्टिंग the difference between the percentage of the oxygen is in inspired and expired air is due to the oxygen being used by the respiration in the body. ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है. क्योंकि डिफरेंस यही ज़्यादा है कि जब हमने एक्सरसाइज शुरू की है तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पास वापस एक्सपायर्ड एयर में एक्सरसाइज कंडीशन में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कम है और परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया. इंस्पायर्ड एयर कंटेन्स 52.5% मोर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स एन इनकरेक्ट. जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इंस्पायर्ड एयर कंटेन्स 52 जब आप इसको माइनस करके कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, यू विल नो कि ये ऑप्शन ठीक नहीं बन रही, ठीक है. तो यही एमसीक्यू है आपका, आपने करेक्ट एमसीक्यू ठीक करना है. 52.5 टाइम्स नहीं है ज़्यादा, जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसको तब यू विल नो दैट इट्स मेयरली फोर टाइम्स आई गेस मोर देन दैट. So I'm not going to calculate it here. I'm leaving this for you. If you find any difficulty in calculating this, do let me know in the comments. We will do that in a short video. Now let's move towards the MCQ number 15, which balance chemical equation show the aerobic respiration. Now we have to locate the aerobic respiration, ठीक है. अब aerobic respiration में क्या होता है, हम सबको पता है एरोबिक है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, रेस्पिरेशन है ग्लूकोज टूटेगा, देयर इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. नाउ वी हैव टू फर्स्ट वो हम देखेंगे जिसके ग्लूकोज लेफ्ट साइड पे है, ये तो हो नहीं सकता, काट दिया. अब इन तीनों के ग्लूकोज लेफ्ट साइड पे है, इनमें से कोई हो सकता है. नाउ दिस C3H6O3 दैट्स अ pyruvic acid, दैट्स अ फॉर्म ऑफ एन anaerobic respiration. It's not going to happen because we have oxygen, and in availability of oxygen the glucose, the organic compound, is completely broken down into the inorganic substances that are carbon dioxide and water and energy. That is not mentioned here, but if it is, कीप इन माइंड, ठीक है. अब ये ऑप्शन क्यों चूज किया हमने, देखो यहाँ पे बना सिचुएशन इथेनॉल, इथेनॉल बन रहा है, ठीक है, इथेनॉल दैट इज टाइप ऑफ एन एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो हम इसको भी हमने काट दिया. लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन बची एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. Now moving towards the MCQ number 16, the blood is made up of a number of different compounds. The pie chart shows the percentage of the volume of each of the compounds of the blood. Now we know that, अच्छा ये ब्लड की तीन वैल्यू याद रखनी है. प्लाज्मा 55, ठीक है, प्लाज्मा 55, 55 इज 55. We have 55% of plasma in the blood, and cells, which includes red blood and the white blood cells, are 45%. Now, by this graph, you can observe this is the 55% of the graph, and this is the remaining. Okay, so थोड़ा सा ज़्यादा ब्लंट हो गया. ये जो ग्रे है ये हमारा 55% है, एंड जो बाकी बचा है जिसके अंदर ग्रे, लाइट ग्रे और वाइट आ रहा है, ये 45% है. तो वी ऑब्वियसली नो दिस विल बी द 44%, दैट इज द कॉमन सेंस, एंड द वाइट ब्लड सेल इज मेयरली 1%. तो आप इसको नॉलेज से भी याद कर सकते हो कि प्लाज्मा 55, ठीक है, एंड द लेफ्ट इज 45% इज ब्लड सेल्स, and which include RBC and the WBCs. RBCs are 44%, where the WBCs are 1% of the whole ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है. तो ये सिंपल एमसीक्यू है, नथिंग दैट मच, इजी का नंबर है, मुफ्त का मार्क है. सो दैट इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सी, नो सॉरी, अब देखो गलती कर दी मैंने नीचे स्टेटमेंट नहीं पढ़ी. ही इज आस्किंग फॉर the component of the blood that is a function of transporting of oxygen. We know that the red blood cell has hemoglobin 97%, अभी ऊपर बताया, ठीक है, तो वो कितना बन रहा है, दिस इज द हीमोग्लोबिन, सॉरी दिस इज द रेड ब्लड सेल्स, 44% बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 1% हिस्सा वाइट ब्लड सेल्स का भी आ गया.
तो ये देखिए मेरे से भी गलती हुई है, लेकिन मैंने उसको इरेडिकेट कर लिया क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो इट मेक्स सेंस। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 17, दैट इज सिंपल। मुफ्त का मार्क है लेकिन गलत स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द आर्टरी इन द वेंट्रिकल दैट द ब्लड पासेस थ्रू ड्यूरिंग टू कंप्लीट सर्किट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? दो कंप्लीट सर्किट की बात कर रहा है। अब एक सर्किट में क्या होगा, फर्स्ट करो हम कोर्स ऑफ लाइन में आपको बताता हूँ। वी हैव deoxygenated blood from whole of the body from to inferior and superior vena, क्या हुआ, वो गिरेगा राइट एट्रियम में, एक हो गया, फिर गिरेगा राइट वेंट्रिकल में, दो हो गए, फिर हमारे पास जाएगा वो लंग्स में, लंग्स से वापस आके लेफ्ट एट्रियम में तीन स्ट्रक्चर्स हो गए, फिर हमारे पास आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में चार स्ट्रक्चर्स हो गए। दिस इज द वन कंप्लीट सर्किट। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द टू सर्किट। सो एक सर्किट में हमारे पास चार दफा गुजरा है, ठीक है, चार 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 टोटल चार, ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकल में से गुजरा है। दूसरे सर्किट में हमारे पास, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी 8। So this is your answer. Now let's move towards the MCQ number 18. The table shows the range of the percentage of the different types of the tissues found in the walls of the out of the people of different ages. Collagen tissue is, let me see, हाँ ठीक है, ये MCQ है। Collagen tissue is present in the walls of the blood vessels to provide strength and support. We know all that thing. This is the extra information. Now which conclusion about the ranges of the percentages is correct? अच्छा, अब उसने यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं, अब हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। अब वो करेक्ट पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना है, करेक्ट जो से ठीक हो गया हम उस पर ग्रेस्प कर लेंगे। द रेंज ऑफ कोलेजन टिश्यू फाउंड इन पीपल ऑफ बोथ एज ग्रुप इज 39। ठीक है, अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम? वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से। तो 40 माइनस 28 इट विल बी अराउंड अबाउट 12। ठीक है, तो 12 इसकी रेंज यहाँ पे बनी है। अब 37 माइनस 9, ये देखिए, आप देखें अप्रोच ऑफ एमसीक्यू सब में रेंज पूछी है, इट्स बेटर कि आप रेंज को सबकी पहले ही ऑब्जर्व कर लें या उसको कैलकुलेट कर लें। 37 माइनस 9 दैट इज 28। नाउ 24 एंड 51, 51 माइनस 24 दैट इज 27। ये देखिए तीसरी हमारे पास ये आ गई, और सेम गोज हमारे, हम इन तीनों की भी करें। 46 माइनस 38 इज जस्ट सिंपली 8। 21 minus 14 is almost 7, and 36 minus 13 will be around about 23। ठीक हो गया। अब हम आगे एमसीक्यू की बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा, पहले हमने पहले देख लिया कि ये नहीं हो रहा, पहले ऑप्शन है वो हम काट देंगे। The range of each type of tissue is smaller in old adults than in young adults. Old adults में smaller है than in young adults। नहीं, यहाँ पे देखिए हमारे पास 12 और ये 23, ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी, दिस इज नॉट करेक्ट। द रेंज ऑफ मसल टिश्यू इन ओल्ड एडल्ट्स इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन इन यंग एडल्ट्स। द रेंज ऑफ मसल टिश्यूज इन ओल्ड, ये देखिए ओल्ड वाले हमारे पास रेंज है 28, एंड इसी के आगे जो मसल हमारे पास यंग के हैं वो है 7। तो 7 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 28, दैट इज इक्वल टू द रेंज ऑफ ओल्ड एडल्ट्स ऑफ द मसल टिश्यू। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी को देखने की जरूरत नहीं है, फाइल करो। Now we are moving towards the 19 MCQ. The table shows the information about the three different blood vessels PQR. One of the vessels is an artery, one is capillary and one is vein. अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है हमें यहाँ पे, ये तीन उसने डायमीटर से हम इसको पकड़ेंगे कि इनमें से आर्टरी कौन सी है, वेसल कौन सी है, कैपिलरी कौन सी है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कैपिलरी होती है उसका ल्यूमेन सबसे स्मॉल होता है, ठीक है। हाँ, ये मेरे पास सर्कल बन नहीं गया, चलिए इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ये कैपिलरी का ल्यूमेन है सबसे छोटा, तो इनमें से जो क्यू है ये कैपिलरी है। अब नीचे उसने कहा है ल्यूमेन ऑफ वेन, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज इज वेन, फिर हमारा आराम से आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात याद अच्छे से बता दूँ, जो ये आर्टरी बनाई है मैंने, ये वेन बनाई है। जो आर्टरी होती है उसके अंदर हमारे पास कोलेजन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इन दोनों का ल्यूमेन ऑलमोस्ट, ठीक है, एक कंसिडरेबल है, लेकिन आर्टरी के अंदर आर्टरी ने क्योंकि स्ट्रेच करना होता है, लाइक द ब्लड इज बीइंग pumped into the artery from the left ventricle with a lot of force. That's why Allah has made a system that can that can recompensate that specific pressure by डायलेटिंग, लाइक इलास्टिसाइजिंग द वॉल्स ऑफ आर्टरी। उसके लिए कोलेजन और इलास्टिक टिश्यूज होते हैं। अच्छा, अब ये देखें दोनों के ल्यूमेन एक जैसे, अब जब भी ल्यूमेन किया आपने यही डायग्राम याद करनी है। ये आर्टरी बना दी, वेसल बना दी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है क्योंकि आर्टरी ने हमारे पास इलास्टिसाइज यानी कि थोड़ा स्ट्रेच करना होता है प्रेशर की वजह से,
तो इसके अंदर अंदर की तरफ अल्लाह ने इसके अंदर कोलेजन इलास्टिक थोड़ा ज़्यादा बना दिया, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया में, लाइक दिस इज द सेकंड वॉल ऑफ आवर ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो इसका ल्यूमेन का डायमीटर है ना आर्टरी का, वो कम हो गया है। तो याद रखिएगा, इनमें से जो चौथी जो लाइक द 4 मिलीमीटर ल्यूमेन डायमीटर वाली हमारे पास आर्टरी है, ठीक है, और जो 5 मिलीमीटर वाली लाइक कंपेरेटिवली से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो हमारे पास वेन है, ठीक है। तो हमने डायमीटर निकला है हमारा, डायमीटर इज इक्वल टू 5, रेडियस विल बी 2.5 एंड दैट स्पेसिफिकली पाई आर स्क्वायर से हमारा निकलता है क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर, अब 2.5 का स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5 दैट इज 6.25 ऑलमोस्ट, ठीक है। 3 को करें 9 आएगा, 2 को करें 4 आएगा, 4 और 9 के बीच में कोई ऑप्शन बनेगी तो 6 ही है, लाइक यू कैन डू इट बाय द रफ मेथड, लेकिन स्टिल यू हैव दैट कैलकुलेटर। अच्छा, 6.25 इंटू 3.14 लाइक दैट इज 19.625 and that will be our correct answer. Yes, let's go boys and girls, all of my students. Now let's move towards the MCQ number 20. That is the last MCQ. The table shows the range of the number of deaths estimated to be due to the smoking in England each year from the 2009 से 2019। अच्छा, नंबर ऑफ डेथ्स बताइए स्मोकिंग से इंग्लैंड के अंदर 2009 से लेके 2019 तक। अब ये हम देखते हैं कि एमसीक्यू में पूछता क्या है। यूज द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले हम करेक्ट को मेंशन करेंगे कि ये पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द नंबर ऑफ डेथ्स डिक्रीज एवरी ईयर फ्रॉम 2009 से 2019। नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कंट्राडिक्शन आ गई, ए ऑप्शन गलत होगी, फारिग रहो। नंबर 2 बी, द नंबर ऑफ डेथ्स डिक्रीज्ड बाय 9% बिटवीन 2009 एंड 2019। इसको देख लेते हैं, 2009 एंड 2019, 2009 एंड 2019, ठीक है। अब हम कैसे डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जो नंबर ऑफ डेथ्स की डिक्रीज कितनी है, यानी कि 82,000 82,000 minus 74,600, so that will be 7,400, okay। Now this is going to be divided by the number of deaths that is being reduced, क्योंकि decrease है। 7,400 divided by 74,600, that would be around about 0.9 and 0.09, I guess. Yes, let me do it. 7400 divided by 74600, that is 0.09, and that when multiplied by the 100 will be 9.9%. So that's the correct option. We are going to take this one because उसने correct का पूछा है। So this is a general review of first 20 MCQs. I will be going to make the second half in the next video. Hope you liked the video. If you did like this, तो लाजमी स्टूडेंट्स अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट 20 MCQs ऑफ पार्ट 1 एंड पेपर, एंड इसी तरीके से हम फिर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को भी लेके चलेंगे। एंड आई एम ओपन फॉर सजेशंस इफ़ यू वांट स्पेसिफिक वीडियो ऑन एनी टॉपिक, लाइक अभी तो आई हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ पास्ट पेपर, लाइक आई एम के पहले हम पास्ट पेपर रिव्यू करें सब, ठीक है। अगर उसके अलावा यू वांट समथिंग फ्रॉम मी, so do let me know, and this specific file that I am making, I will make this file live once I have done making the video, तो ड्राइव में कर दूंगा या आई विल लीव अ लिंक इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप सिंपली आपके सामने एमसीक्यू आए, आप उसको ट्राई करें, एंड इफ़ यू गेट इट करेक्ट आप साथ साथ उसको चेक करते रहें। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह।